चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली तो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए एनसीईआरटी ने जो भी चैप्टर उसमें एक टेबल टाइप से दी हुई है। किताब बंद करो, आप बार बार किताब खोलोगे ये खोलोगे। एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में ही जो भी डाटा लिखा है सब क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। उसके बाद उसने टेक्स्ट में भी लिखा है, लेकिन टेक्स्ट में भी वही बातें हैं। तो टेबल है, टेबल को हम अच्छे से स्टडी करेंगे और टेबल से ही वो क्वेश्चन देगा। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ठीक है, फिर बोरॉन, एल्युमिनियम, Ga है ना, इंडियम और थैलियम। पहली प्रॉपर्टी देखिए एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में। एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या क्या ट्रेंड मिलता है? नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, हमें इन जनरल ये पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। लेकिन कई जगह पर ट्रेंड जो है बदल जाते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेंड बदलेगा और वो बार बार उसी चीज़ को पूछता है। तो देखिए इसकी रेडियस है 88 पिकोमीटर, इसकी है 143 और इसकी है 135 एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से, है ना। ये जो एटॉमिक रेडियस है ये मेटालिक रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, ये मेटालिक रेडियस का डाटा है ना। तो नीचे जाने पे बढ़नी चाहिए, लेकिन गैलियम की आपकी कम है, फिर आपकी 167 और यहाँ पर आपकी है 170। तो कोई बताएगा कि गैलियम की कम क्यों है? नहीं, डी, उससे पहले डी आए हैं, एफ नहीं है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। तो यहीं पे हम कमेंट करके लिख लेंगे, है ना। ये डाटा में एबनॉर्मलिटी है ना, ये डाटा में एबनॉर्मलिटी है कि ये जो है 135 है, जबकि 143 से बड़ा होना चाहिए था, है ना। रेडियस तो इससे मतलब ही है, मतलब इतना डिफरेंस आया, 3 का ही आया, पूरा एक शेल वाली। गलत तो नहीं है, 100 मतलब कि कम वो तो नहीं है ना, 170 से ज्यादा तो नहीं है ना। फिर भी सर एक शेल हो रही है तो बड़ा, उसके सामने भी एफ आ रहे हैं, लेकिन गलत तो नहीं है ना। जब वो ऑर्डर लिखेगा आपको तो ऑर्डर में आप गलत तो नहीं करोगे ना, उसको गलत तो नहीं। चाहे एक भी ज्यादा है ना, हमें मतलब है कि कम तो नहीं हुआ। कम होता तब समस्या आती, तब हमारे जो ऑर्डर लिखता वो तो ऑर्डर लिखेगा। आपसे ये पूछे थोड़ा ना पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यू थोड़ा ना पूछेगा, वैल्यू पे मतलब रखो। रेडियस ऑफ Ga इज स्मॉलर देन Al ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ पीरियड, है ना। वो जो आते हैं शक्ति, विकर्मन, फिकोनिक्यूजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये वाला जो फैमिली है ये गैलियम से जस्ट आगे बैठी हुई है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो किस में आए हैं? डी में आए हैं। और डी के सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज को रोका नहीं है, तो फिर न्यूक्लियस ने धीरे धीरे रेडियस को छोटा किया है, और छोटा किया है तो फिर उसका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है गैलियम पर। तो इसलिए गैलियम की जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम से छोटी हो गई है। तो ऑर्डर का रेडियस का जो ट्रेंड है ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपका क्या आएगा? आर बी से बड़ा आपका क्या है? RGA, और उससे बड़ा है आपका RAL, उससे बड़ा है आपका RIN, और उससे बड़ा है आपका RTL। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्रैक हुआ, है ना। वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हुआ। आयनिक रेडियस किसकी? M3+ की, और किसमें? पिकोमीटर में ही।
आयनिक रेडियस में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये कंटिन्यूसली नीचे जाने पर बढ़ती हुई नजर हमें आएंगी, है ना। तो 27 है, 53.5, उसके बाद आपका ये 62, उसके बाद आपका ये 80, उसके बाद आपका ये 88.5। ठीक है, ये हो गया। अगला आपका है डेल्टा एच आई 1 किलो जूल पर मोल में, है ना। एनसीईआरटी ने डेल्टा एच आई 1, डेल्टा एच आई 2, डेल्टा एच आई 3 तीनों की डाटा दिया हुआ है। इतने डाटा हम मैनेज नहीं कर सकते, पहले वाले ही डाटा से मेनली 100 में से 99 बार उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। डेल्टा एच आई 1 पहली आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या आपको लगता है, नीचे जाने पे क्या मिलता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे कम हो जाती है। कम इसलिए हम बोलते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में बैठा है वो शेल न्यूक्लियस से दूर और दूर और दूर होता चला जाता है ना। लेकिन अब देखिए, अगर न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर ना हो, दूर नहीं हुआ, दूर कहाँ हुआ? 143 से यहां पर 153 कहाँ हुआ? दूर नहीं हुआ। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ गए। यहीं पर तुम्हारी बात को ऊपर रखते हुए, दूर मतलब नहीं हुआ, दूर लगभग 167 170 दूर कहाँ है? वहीं है। लेकिन थैलियम के पास न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, तो हमें यहां पर ऑर्डर गड़बड़ दिखेगा, यहां पर भी हमें गड़बड़ दिखेगा, है ना। मतलब इसका इससे बड़ा दिखना चाहिए और इसका इससे बड़ा दिखना चाहिए। समझ गए? तो देखें क्या डाटा हमें मिलता है। चलिए, तो हमें डाटा यहाँ पे मिलता है 801 का, ठीक है, फिर 577 का और 579 का। ठीक है, तो 579 का इसका इससे ज़्यादा है, गैलियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा उस पर बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा है। ठीक है, फिर 558 और 589 थैलियम का इंडियम से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या मिलता है आपको? बी, है ना, थैलियम, गैलियम, है ना, एल्यूमिनियम और आयन, है ना, ये हमें मिलता है। कैसे याद करेंगे इस ऑर्डर को? ऐसे तो याद रहेगा नहीं, ऑर्डर तो बहुत खतरनाक है तो, है ना। बिग टीचर गाइड ऑल इंटर्न्स, है ना, बिग टीचर गाइड ऑल इंटर्न्स, बिग टीचर गाइड ऑल इंटर्न्स, बिग टीचर गाइड ऑल इंटर्न्स, ऐसे हम इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अगर ये बंद हो जाए ग्रीन लाइट ये तो बता देना, क्योंकि ये शायद डिस्चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल पर। अच्छा, वो जो मैंने बुक बोली थी सबको, वो सबने ऑर्डर वगैरह सब कर दी है? हाँ, करो भैया। फिर हम 2-3 दिन बाद जब शुरू करेंगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बताओगे? फिर तुम कहोगे मैं तो इससे लाऊंगा, फिर गड़बड़ होती है। 3 जनवरी को नहीं, अमेजन से मैंने मंगाया था, 2 दिन बाद ही वो दे गया था। तो वो तो मार्केट में मिल जाती है। हाँ, तो 3 जनवरी नहीं, फिर उसे कैंसिल करो, फिर यहीं से यहाँ पे मिल रही है मार्केट में। हाँ, तो फिर यहीं से लेके आना है। हाँ, तो उसे कैंसिल कर दो, वहाँ से लेकर। हाँ, वरना फिर 3 जनवरी तक फिर कैसे होएगा? मैंने मंगाई थी, मैंने तो 2 दिन बाद ही दे गया था वो तो। चलिए, हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी चर्चा करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे हमें क्या ट्रेंड मिलता है? कम। आगे जाने पे बढ़ती है, क्योंकि देखिए सोडियम को देखें, मैग्नीशियम को देखें, फिर आगे यहाँ पर देखें हम फ्लोरीन, क्लोरीन या मैग्नीशियम, मतलब उसकी सल्फर वगैरह की देखें तो राइट साइड में नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आगे जाने पे बढ़ती है और नीचे जाने पे घटती है।
तो यहाँ पर भी लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव का एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं है, है ना। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, 2.0 एग्जैक्ट घटता हुआ नहीं है। उसके बाद 1.5 है, फिर यहाँ पर आपका है 1.6, फिर 1.7 और यहाँ पर आपका है 1.8। बोरोन फैमिली हर चीज़ में बदनाम है। किसी का डाटा ऐसा नहीं है जो उसका एक से स्मूथ डाटा ऐसे जा रहा हो, किसी भी चीज़ का डाटा उसमें स्मूथ नहीं है। किसी भी ट्रेंड को आप ये कहते हैं कि हाँ बस ये घटता हुआ, हाँ यहाँ पे बढ़ता हुआ, कुछ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, ठीक है। 2453, 2453, फिर आपका 933, 933, 303, 303, 430, 430 और 576, 576। देखिए गैलियम का जो है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है, केल्विन में है ये, केल्विन में है 303। तो कितना हो गया, 30 हो गया है ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका ये, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। तो इसलिए कई बार जो है ये टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मरकरी ही क्यों यूज किया है उसका, क्योंकि लिक्विड में है और जो भी मेटल्स होती हैं वे हीट करने पर एक्सपेंड होती हैं। तो थर्मामीटर में जब वो हीट एक्सपेंड होता है तो ऊपर पतली सी ट्यूब में, कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे गैलियम है ना। थोड़े अगर और हाई टेम्परेचर वाले करने आपको अगर जो है लगभग 50 डिग्री से लेकर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड की मेजरिंग करनी है, मरकरी को अगर आप लें, मरकरी का थर्मोमीटर बनाएं और आप टेम्परेचर मेजर करने लगे 200-300 टाइप के, तो हो सकता है मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट ही आ जाए 200-300 पे, और अगर कोई चीज़ वहाँ पे बॉइल होने लगी तो फट जाएगी वो। तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो जिसका फिर मेल्टिंग पॉइंट 30-40 के आसपास हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फिर 200-300-400 के आसपास, कुछ ऐसा और ज़्यादा 500 के आसपास हो, तो आपके वे काम कर पाएंगे, है ना। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है एक बार देखें, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट 2676 केल्विन है। हाँ तो परफेक्ट है ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2700 है। तो अगर आपको 50 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर मेजर करने हैं तो आप गैलियम से बना हुआ थर्मोमीटर यूज करेंगे, मरकरी से बना हुआ थर्मोमीटर नहीं, क्योंकि मरकरी पता चली वो 200-300 पे बॉइल ही होने लगा। उससे कम के करने हैं तो मरकरी बेस्ट है। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पर ये जो फैमिली है, आपको क्या लगता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाए? +3 के। आयनिक बनाए, कोवलेंट बनाए, ये भी तो डिपेंड करता है। +3 अगर उसने आयनिक बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर ठीक ठाक आसानी से निकल जा रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जा रहे तो फिर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। अगर आसानी से निकल जा रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और अगर आसानी से नहीं निकल रहे हैं तो फिर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बोरोन को क्या लगता है आपको? हाँ, तो बोरोन की पहली आयनिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी भी काफ़ी ज़्यादा है, तीसरी तो ज़्यादा ही होगी, मतलब तीनों आयनिक एनर्जी का सम काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से बोरोन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है ना, डॉट लगा लीजिए या हैश लगा लीजिए, कुछ भी, है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन the sum of its first 3 ionization enthalpies
is very high, very high, full stop. This prevents it to form +3 ions. This prevent it to form +3 ions and forces it to form only covalent compounds. ये हुआ बोरोन के बारे में बात, है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि नीचे फिर एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक के जो हैं उनकी पहली 3 आयनिक एनर्जी का सम कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वे आयनिक कंपाउंड ये बनाते हैं, है ना. +3 के कंपाउंड ये बनाते हैं. ठीक. नेक्स्ट लिखिए. इसमें लिखिए द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनिक एंथैल्पी ऑफ first 3 ionization enthalpy of Al is considerably decreased from Bl to B to Al, बोरॉन के केस में जितना था उससे काफी कम हो गई है. Al and is therefore able to form Al3+ ions, full stop. In fact, aluminium is a highly electropositive metal. Aluminium is a highly electropositive metal. Highly electropositive metals. Highly electropositive metal बोला जाता है किसको? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो आसानी से जिनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे. थर्ड पॉइंट में वो चर्चा करता है कि भाई अब यहाँ पर जो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले इफेक्ट काम करने लगेगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पता है? क्या होता है? जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें NS में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें पार्ट नहीं लेते बॉन्ड बनाने. तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट. जैसे देखिए कार्बन के हिसाब से समझा लेते हैं. कार्बन, है ना. कार्बन में आपका रहता है 1s2, 2s2 और 2p2. ये रहता है ना. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 2s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना. एक्साइटेड कार्बन यहाँ पे क्या करता है? अपने s के एक इलेक्ट्रॉन को p में भेज देता है, तो 1s2, फिर आपका 2s1 हो जाएगा, 2p3 ये दिखेगा आपको. तो आपको ये दिखेगा, ये और ये. और अब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है. कितने? 4 बॉन्ड्स बना सकता है. 4 बॉन्ड बना लेगा ना आपने. 4 इसके पास अनपेयर्ड हैं. वहीं देखिए आप पीबी को देखिए. पीबी में जो आएगा आपका लास्ट में किस में आएगा? नहीं, कौन सी में आएगा? 6 में आएगा. टिन लेड, है ना. 2 3 4 5 6, हाँ 6 में आएगा. 6s2 और 6p2 ये आएगा. तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि एक्साइटेड पीबी, तो एक्साइटेड पीबी है यहाँ पर अगर ये 6s1 और 6p3 करता है. अभी देखिए अभी कितने बॉन्ड बना रहा है ये आपका? अभी ये बना रहा है 2. ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड्स.
और यहाँ पर कितने ये बनाएगा, यहाँ पर 4 बनाएगा। लेकिन तो 4 बना क्यों नहीं रहा? 4 इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ से यहाँ भेजा उसमें भी एनर्जी खर्च हुई, उसमें भी एनर्जी खर्च हुई ना। मान लो यहाँ पर जो वो बॉन्ड बना रहा था, 2 बॉन्ड जो बना रहा था आपके, वो 5 जूल के थे, 5 जूल के थे, तो कितनी एनर्जी निकल रही होगी? 10 जूल। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने में मान लो 12 जूल एनर्जी खर्च होती है, तो अब यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 चौक 20 बना रहा है, 20 जूल एनर्जी निकल रही, लेकिन 12 गई भी तो ओवरऑल कितनी निकल रही है? 8। वहाँ पे 10 और यहाँ पे 8। तो क्या ऐसा करना चाहिए उसको? नहीं। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। नीचे वाले जो एटम्स हैं उनके ऑर्बिटल इतने ज़्यादा डिफ्यूज हैं, डिफ्यूज का मतलब बहुत दूर है। एक ऑर्बिटल आप छोटा सा बना रहे हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एक ऑर्बिटल इतना बड़ा बना रहा है, उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन का ही क्लाउड है। तो सोचो वो इतना बड़ा जो ऑर्बिटल बनाया उसके इतने छोटे से हिस्से ने ओवरलैपिंग करी तो कितने कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग हुई, तो उससे बहुत कम एनर्जी निकलती है। तो जो नीचे वाले एटम्स हैं उनके बॉन्डिंग के थ्रू एनर्जी काफ़ी कम निकलती है। तो ये जो आयनाइजेशन वाले जो प्रोसेस कर रहे थे ना, अनपेयरिंग वाला, इससे इन्हें फ़ायदा नहीं होता। इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे इसको ये करता है, यहाँ पे 2 बना रहता है, यहाँ पे 4 बना रहता है, जैसे इसको ये करता है तो 2 आ जाती है एक्स्ट्रा, है ना। अब इन वाले में 2 एक्स्ट्रा नहीं आती। तो जो भी एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, वे अपनी मेन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उससे 2 कम बनाते हैं। बोरॉन की इन जनरल क्या है? 3 + 3 बनाने की या फिर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, लेकिन थैलियम 1 बनाएगा। उसी तरीके से कार्बन की क्या है? 4, कार्बन की फैमिली की 4 है, लेकिन लेड 2 बनाएगा। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली की है 5, लेकिन वो 3 बनाएगा। तो जो भी नीचे वाले हैं 2 कम बनाते हैं। मतलब ये जो पी के इलेक्ट्रॉन है ये इनर्टनेस दिखाते हैं बॉन्डिंग के लिए, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट और ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ एस वाले इनर्टनेस दिखाते हैं पेयर बॉन्डिंग के लिए, और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये लिखिए थोड़ा जल्दी से ये ना। सर ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है, हाँ यहाँ पे तो इसी स्टेट में जाने के बाद मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। तो ये sp2 जब बना रहा होता है, हाँ क्या दोबारा बोलो। जब ये इसमें आता है एक्साइटेड स्टेट में, ये भी बनाता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे करके। हाँ sp3 बनाता है। और सर उस केस में ऐसा क्या हो रहा होता है, जब वो एक पाई बॉन्ड बना रहा होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज रह जाता है, तो वहां पे इन 3 से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और यहाँ से पाई बॉन्ड बनाता है। मतलब ऐसा होता ही क्यों है कि वो 3 को यूज में ले रहा है कभी किसी कंडीशन में। जब 2 एटम के बीच में उसे एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही हो, मान लो C2H4 है तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने हैं, और वहां पर दो ही H हैं। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि ऐसा बनाया है क्यों? हाँ सर, मतलब वैसे तो ज्यादा तो फिर इस तरीके से तो फिर CH4 ही बनना चाहिए, मतलब या फिर कार्बन से कार्बन ही होना चाहिए। मान लो आपके पास था C2H6, किसी वजह से आपने 2 हाइड्रोजन फोर्सफुली उससे खींच लिए, तो अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए फिर कार्बन कार्बन के साथ बना लेता है, ऐसा मान लीजिए। आइडियली अगर आप देखोगे तो C2H6 का मॉलिक्यूल C2H4 के मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल अब मिलेगा आपको, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो फिर दुनिया में C2H4 बनना ही नहीं चाहिए ना, कोई भी पाई बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए, सब सिंगल बॉन्ड बनने चाहिए। तो जहां पर भी पाई बन रहा वहां पर आपने सिग्मा बॉन्ड के बनने को किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया है या रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो फिर पाई बना के वो जो भी एनर्जी की कुछ के भैया यहाँ से भागते भूत की लंगोटी भली कुछ तो बॉन्ड बना लूँ, पाई बना लूँ, कुछ कम एनर्जी निकलेगी, ऐसा होता है। और सर ये एविडेंट क्यों है कि वो जो पाई बॉन्ड बनाता है वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं रहते, सिर्फ सिग्मा वाले होते हैं। जो भी पाई ऑर्बिटल्स हैं, जब ये बॉन्ड बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनते हैं, मान लो आपने sp2 बनाया तो sp2 ऑर्बिटल अलाइन ही इस तरीके से होंगे कि ऑर्बिटल्स में मिनिमम रिपल्सन रहे। ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑर्बिटल बन रहे हैं वो मिनिमम रिपल्सन के स्टेट पे एक्वायर हो।
sp2 है तो 120 डिग्री पे। अब जब 120 डिग्री पे दो एटम इस तरीके से कर लिया तो फिर अगला जो बॉन्ड है वो फिर उस डायरेक्शन में अगला सिग्मा नहीं बन पाता। दो एटम के बीच में अगर आप क्या बना रहे हो, सिग्मा ही बना रहे हो। मान लो ये है एक एटम x है एक एटम x है, आप दो सिग्मा बना रहे हो तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसे ही लाने पड़ेंगे ना। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस एटम के पास आए कैसे? पैरेलल में आएंगे तो फिर उनमें अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो जब वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो ऐसा रखेगा तो भाई फिर हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन के जिस उद्देश्य के लिए बना रहे थे कि सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल को इस तरीके से अलाइन कर लेगा जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। चलिए तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, थोड़ा बड़ा सा लिखना है ना। थर्ड पॉइंट इसमें अब इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा दिया है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट सब में चलता रहेगा ही, है ना। However, down the group, due to poor shielding effect of intervening d and f orbitals the increased effective nuclear charge, ये वही कहना चाह रहा है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई अगर ये 12 ना होकर 3 या 4 जूल हो जाती तो हमारा काम हो जाता। ये 12 क्यों हुई? 12 इसीलिए हुई क्योंकि नीचे जाने पर डी एंड एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं करते, जिसकी वजह से रेडियस आपकी जितनी बढ़नी चाहिए तो उतनी नहीं बढ़ी, और न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को पी में जाने के लिए भी ठीक ठाक एनर्जी की डिमांड मांगता है। ठीक है, हम ये जो कह रहे हैं कि भाई यहां से यहां पे भी एनर्जी है, तो अगर ये 12 की जगह 2 होती तो ये सब हो जाता काम। तो 12 क्यों ही, उसकी एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है। तो शब्दों में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कॉमा द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज hold the NS2 n, ये वाले n की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, NS2 है ना, NS2 इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, एक पेन देना, लाल पेन है मुझे चाहिएगा, मुझे परमानेंटली चाहिए। NS2 इलेक्ट्रॉन्स टाइटली ब्रैकेट में लिखिए रेस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, and thereby restricting their participation in bonding. स्टॉप। इसी में लिखिए इनफैक्ट GA, IN and TL comma both +1 and +3 oxidation state, are observed, +3 oxidation states are observed
फुल स्टॉप। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 oxidation state increases for heavier elements, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको ये मिलेगा Al प्लस से कहीं ज़्यादा स्टेबल आपका Ga+, In+ और आपका Tl+। ये लिखो +3 में होता तो उल्टा होगा। हाँ, +3 में उल्टा होएगा। इसी में कंटिन्यू लिखेंगे, सब इसी में चल रहा है। एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए। थैलियम्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। थैलियम्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। नेक्स्ट टाइम लिखिए Tl3+ salts are good oxidizing agent। Tl3+ salts are good oxidizing agent। Tl3+ salts are good oxidizing agent। देखिए समझिए, Tl3+ आपके पास है, मान लो Tl3+ का सोल्ट है, तो Tl3+ अपने आप को Tl+ बनाना चाहेगा, ये बनाना चाहेगा ना, ये रिएक्शन होना चाहेगी कि मैं हो जाऊं इस तरीके से, क्योंकि मेरी तो मोर स्टेबल ये है ना, ये मोर स्टेबल है ना, ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लेस स्टेबल है, तो वो Tl3+ अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, तो किसी और को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो Tl3+ के जो सोल्ट्स हैं वे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ये देखिए ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। चलिए, हो गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी सेकंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, एयर मतलब O2 और N2 के लिए। रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। एयर का मतलब है, इन जनरल एयर से मतलब हमें O2 से होता है, लेकिन यहां पर दो एलिमेंट हैं जिनका N2 से भी मतलब है। N2 हालांकि आसानी से रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ, लेकिन है एयर में क्या लिखते हैं? कुछ नहीं लिखना, मैं तो बता रहा हूं। एयर से मतलब क्या होता है आपका, क्या एयर से मतलब CO2 से होता है। इन जनरल एयर से मतलब होता है कि भैया O2 के साथ क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर O2 के साथ साथ N2 भी है, तो इसने लिखा रिएक्टिविटी विद एयर। अगर केवल O2 से मतलब होता तो रिएक्टिविटी विद O2 लिख देता वो, है ना। तो रिएक्टिविटी विद टुवर्ड एयर, है ना। तो लिखिए इसमें पॉइंट वाइज। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करें। एल्यूमिनियम जो है एयर की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की एक लेयर जम जाती है, जो कि एक इनर्ट लेयर है ना। Al2O3 की एक स्टेबल ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जिसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता। आयरन की जो Fe2O3 की जो लेयर है वो इनर्ट लेयर नहीं है, वो पोरस लेयर है। आयरन है, आयरन के ऊपर Fe2O3 की लेयर जम जाती है, वो पोरस है, उसके अंदर भी मॉइस्चर O2 पास हो जाते हैं और अंदर की लेयर भी कोरोड होती रहती है। एल्यूमिनियम रखा, लेयर जम जाएगी Al2O3, फिर वो किसी को पास नहीं होने देती, अंदर के एल्यूमिनियम को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेती खुद ही जैसे सेल्फ पेंट है
है ना। तो लिखिए एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर on the surface, on the surface which protect the metal, which protect the metal from further attack, which protect the metal from further attack. नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट में जितने भी हैं ये सब के सब एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर ऑक्साइड्स बना लेते हैं, है ना। ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स, तो 4 टाइम्स ऑफ ई, ई की जगह एम लिखे, ई यूज कर रखा है, 4 टाइम्स ऑफ एम प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ O2, हीट करने पर 2 टाइम्स ऑफ M2O3, ये बना लेते हैं, सबके सब ये बना लेते हैं ऑक्साइड्स। इसी में आगे लिखेंगे ये जो भी ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स की नेचर पीरियड में आगे जाने पर और ग्रुप में नीचे आने पर क्या ट्रेंड दिखाती है। पीरियड में Na2O से हम शुरू करेंगे और हम यहाँ पे आगे चलेंगे SO3 पर, एसिडिक होती जाती है, और ऊपर से नीचे आने पे बेसिक होती चली जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पे अगर बेसिक होती है, अगर ऊपर वाला एसिडिक है और नीचे वाला बेसिक है, तो बीच में एम्फोटेरिक भी मिल जाएगा, है ना। तो यहीं पर B2O3 से लेकर हम यहाँ पर चलें अगर Tl2O3 तक, तो ये एसिडिक से बेसिक और बीच में एम्फोटेरिक में मिलते हैं। तो लिखिए द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड बिकम्स एसिडिक टू बेसिक, वो becomes acidic to basic, the nature of these oxide becomes acidic to basic down the group, down the group, down the group। तो देखिए B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3, तो एसिडिक है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, बेसिक और बेसिक, बेसिक और बेसिक, ठीक है, ये इसमें हो जाता है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए ओनली B एंड Al, ओनली B एंड Al, ओनली B एंड Al फॉर्म नाइट्राइड्स, फॉर्म नाइट्राइड्स। तो देखिए 3B है ना, 2B प्लस 2B प्लस N2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपका 2BN आयनिक है ये बोरोन नाइट्राइड। उस तरीके से 2Al प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका 2AlN आयनिक है, आयनिक है ये, ठीक है। यही दोनों क्यों बनाते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं एक चीज और, केवल यही है फर्स्ट A
सेकंड ए और थर्ड ए, केवल लिथियम यहां पर आपका केवल इतने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो नाइट्राइड बना सकते हैं, है ना, ये इतने हैं जो नाइट्राइड बना सकते हैं, नाइट्राइड बना सकते हैं। क्यों? नाइट्राइड बनाने के लिए आपको N2 के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 940 किलोजूल पर मोल है, वो तोड़नी पड़ती है। N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। एक स्टेबल मॉलिक्यूल को की अगर बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो वो एनर्जी कंपनसेट होनी चाहिए कहीं से, है ना। अगर आप डायमंड की दुकान खोल रहे हो तो डायमंड की दुकान खोलना मतलब कि ग्रोसरी दुकान खोलने के बराबर नहीं है कि यहाँ पर 4 कट्टे आटे के रखे यार, फलाने रखे यार, मिर्च मसाले ये सब रखे, 1 लाख रुपए में दुकान शुरू होगी। 1 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं आने का उसका, है ना। तो डायमंड की दुकान खोलने के लिए, धंधा के लिए महंगा मतलब पैसा लगेगा पहले, तो पैसा ज़्यादा भी आएगा, है ना। डायमंड वाला जो पैसे कमाता होगा वो ग्रोसरी शॉप वाले से 10 गुना कमाता होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर कंपनसेट हो रही है बाद में तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए BN जो बना है B3+ एक्चुअली में बना है और N3-, और यहाँ पर Al3+ और N3-। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। जब ये बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इसको कंपनसेट कर देती है। तो सेम चीज़, अब वो एनर्जी के लिए यहाँ पर आपका कैटायन आपका छोटा हो, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब ऐसा हो पाएगा। तो इसमें ये दोनों कर पाते हैं, ये सारे कर पाते हैं, और ये कर पाता है क्योंकि ये छोटा है। अब छोटा चार्ज +1 है तो वो भी तो समस्या है ना, लैटिस एनर्जी चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है। अब इसमें चार्ज कम है तो केवल छोटे साइज वाले ही केवल सेलेक्ट हुआ कि भाई केवल यही हो पाएगा। फिर साइज छोटा हो तब लैटिस एनर्जी तब बढ़ती है। ये इनके पास चार्ज भी ठीक है और साइज भी इनका छोटा है, और फिर ये केवल यही हैं जो नाइट्राइड बना पाते हैं। इसको लिखिए। तो इसमें कोई कंडीशन चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए? कैसी कंडीशन? N2 डालो और हो जाएगी? नहीं, हीट करना है, हीट का साइन भूल गया हूँ मैं, हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे बनेंगे। अच्छा सर, अभी आपने प्रॉपर्टी में लिखा था कि बोरॉन तो ओनली कोवलेंट कंपाउंड होना है। ऐसे बात नहीं पकड़ेंगे, देखो बात नहीं पकड़ेंगे ऐसे। केवल नाइट्रोजन के साथ वो भी एक कंपाउंड बना रहा हो। मान लो बोरॉन कितने बनाता होगा, कम से कम भी 100 कंपाउंड तो बनाते ही होगा, 100 में से एक पर है। तो अब या तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक्सेप्ट बोरॉन नाइट्राइड, या फिर इन जनरल चलने दो, है ना। चलिए अब आगे चलें। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड्स एंड एल्कली। रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड्स एंड एल्कली। एसिड्स एंड एल्कली, एसिड्स एंड एल्कली। तो लिखेंगे इसमें बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज पॉइंट वाइज, है ना। तो सर ये सब एनर्जी के हिसाब से बनाते हैं ना? ये सब एनर्जी के हिसाब से बना रहे कि साइज छोटा हो, चार्ज। और Mg2, हाँ बिल्कुल, Mg3N2 वही बनाएंगे, ये Li3N बनाएगा। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कली। एसिड्स एंड एल्कली even at moderate temperature, even at moderate temperature।
नेक्स्ट है एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड, एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज, एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज एंड thus shows एम्फोटेरिक करेक्टर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम शोज एम्फोटेरिक करेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ Al प्लस आपका 6HCl रिएक्ट करके बनाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ Al3 प्लस आपका 6Cl माइनस और प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस, है ना। 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O gives 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस और AlOH 4 माइनस और प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कराते हैं, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है लेकिन वो ऑक्सीडाइज करके ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। यहाँ पर तो AlCl बना है, AlCl3 बना है, वहाँ पर Al2O3 बन जाती है और वो फिर फर्दर अटैक को रोक देती है। मतलब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के अंदर आपने एल्यूमिनियम डाला तो थोड़ी देर रिएक्शन होगी फिर रुक जाएगी। लिखिए हाउएवर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड renders aluminium passive, renders aluminium passive, renders aluminium passive। नहीं, मुझे नहीं जानकारी एग्जैक्ट क्या सब मतलब है। रेंडर का मतलब प्रिवेंट है या क्या है? क्या है रेंडर का मतलब? वो रेंडरिंग तो वर्ड मुझे लगता है वो अलग है, वो है ना। एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, by forming a protective oxide layer on the surface, on the surface, on the surface। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा। जो क्वेश्चन पूछेगा बोरॉन फैमिली में वो इतना ही है जिसपे से वो पूछेगा, है ना। ये जो इन्होंने जैसे ये हटा दिया है, जैसे इन्होंने ये 12th में से हटा दिया है, तो फिर जो बच्चा मतलब जो है 12th के बाद फिर जो है BSc नहीं कर रहा है, BTech कर रहा है या फिर MBBS कर रहा है, तो वो तो जिंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाएगा बोरॉन के कंपाउंड। मतलब वो चीज़ तो उनकी जिंदगी से हटाई दी ना, पूरी हटाई दी। मतलब एक तरीके से मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे पिताजी थे या हम थे तब तक जो है 11वीं 12वीं दोनों का पेपर एक साथ लिया जाता था। 11वीं का भी पूरा सिलेबस बोर्ड में
11वीं का भी सिलेबस, 12वीं का भी सिलेबस, और कुछ नहीं हटा हुआ। और ना कोई ज़्यादा ट्यूशनबाजी है, ना कुछ ऑनलाइन है, फिर हम कर ले रहे थे। कोई सुसाइड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, पिटाई हो रही बस घर पे, उससे काम चल जा रहा था। अब के बालक ऐसे छुई मुई हो गए हैं कि ओहो सिलेबस हो, मैं तो मम्मी ज़्यादा सिलेबस हो गया, मैं तो सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँ, ज़्यादा लोड हो रहा है। ऐसा मतलब क्या क्या चाह रहे हैं ये सरकार? बेसिकली क्या करती है, जैसी कुछ इस तरह की घटना हो दबाव, हम पे दबाव नहीं आना चाहिए, सिलेबस कम करो। हाँ ओ फिर कुछ हो गया, हम पे दबाव नहीं है, चलो और कम करो। तो ऐसा करते करते तुम एनसीईआरटी देखो, तुम जो मान लो यूपी बोर्ड में चलती थी, वो इतनी मोटी किताब रहती थी 11वीं में, इतनी मोटी 12वीं में, इतनी मोटी मोटी 2 किताब है। तुम एनसीईआरटी देखो, ऐसा है जैसे मंथली मैगजीन नहीं है, पत्रिका, एनसीईआरटी 2 है, ये पत्रिका है ये। तो आपके थर्मोडायनामिक्स के नोट हैं, उससे मोटे तो मेरे थर्मोडायनामिक्स के अकेले तो एक चैप्टर के नोट्स हैं, 2 एनसीईआरटी तक दो। है ना। तो कोई लिमिट, तो ऐसे पढ़ने की कोई लिमिट थोड़ा ना है। बच्चों के हाथ में जो मोबाइल वोबाइल ये सब आ गए, जिनसे फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको हटा दो। देखो डिप्रेशन दुनिया भर का तो वैसे कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो सरकार ये कर रही है, जैसे चाइना वाइना पता नहीं कहाँ पे किया था वो देश में, फोन या समथिंग कुछ बैन कर दिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जो भी फोर्सफुली अगर करे तो ऐसा यहाँ कर दो। देखो किताबें और मोटी कर दो, और बढ़िया रहेगा। मतलब 16 साल से नीचे का कोई वो नहीं होना चाहिए सोशल अकाउंट। हाँ लेकिन वो कैसा वो होएगा, मतलब वो 18 टिक कर देगा क्या? आप 16 साल से ज़्यादा हैं? हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेबस कम कर देते हैं, सिलेबस कम करने से आप क्या चाह रहे हैं? वो इतने कम सिलेबस में भी लोड ले लेगा कि मुझे तो ये सिलेबस भी भारी लग रहा है, ठीक है तू लोड मत ले, हम पूरा इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। मुझे तो ऑर्गेनिक भी भारी लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, केवल हाइड्रोकार्बन हटाओ इसको भी, है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली। लेकिन ये सही नहीं है ये सर। तो ये कब रेड्यूस का हुआ था? हैं? रेड्यूस का हुआ था ये वाला चैप्टर मेंस से, ये बहुत कम है, मतलब अब मेंस में इतना होता है। 2024-2025 में नहीं है, 2023 तक पूरा सिलेबस ये था। मतलब पीवाईक्यू में दिक्कत है। पीवाईक्यू में जब करते हो फिर सारा ही चैप्टर आ रहा है, अगर पीवाईक्यू करने जाएंगे। हाँ तो पीवाईक्यू में से 2024-2025 के करो ना, 2023 तक तो सारा है, 2023 के बाद हटाया है। क्या वो देखे कि कोरोना की वजह, कोरोना 2019-20 में था, पर हटाया है 2023-24 के लिए। 3 साल सुसाइड होने दिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा वाला सुसाइड होती है, मतलब कि कम पढ़ा तो फिर तो गाँवों के जो बच्चे हैं जिनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, उनको क्यों ना करते हो? अगर यही है कि बच्चे पढ़ नहीं पाए कोरोना में, इसकी वजह से कम है, तो भाई गांवों के साइड में जहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी वहाँ पे भी कम करो, वहाँ पे भी करो फिर। और कम करने से कैसे हल है, पता नहीं क्या है, हटाओ, हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। IIT ऐसा उल्ट सुल्ट का काम नहीं करता। जिस साल इन्होंने सिलेबस कम किया, उस साल IIT ने 2-3 टॉपिक और डाले। DNA डालो, DNA RNA डाल दो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है JEE मेन और नीट में था, उसने हटा दिया था वो पहले ही, उसने फिर डाल दिया, अच्छा ये वाला तो चैप्टर रह गया, इसे भी डालो। और उसने पूछा, वो कहता है वक्त पढ़ के नहीं आएंगे बच्चे बिना पढ़े वहां पे आ जाएंगे, तो हम उन्हें क्या सिखाएंगे? किससे बोलो कि ये आता है? नहीं, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। क्यों ये भाई सिलेबस में पढ़ के आते? फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन यहीं पर टेबल टाइप से हम बनाएंगे, है ना। प्रॉपर्टी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में, और ये भी मेटालिक रेडियस ही होंगी। लिख नहीं रखा इसने। कोवेलेंट रेडियस है ये, है ना, ये आपकी है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस है ये, है ना। तो देखें 77, फिर यहाँ पर 118, यहाँ पर 122,
देखिए इसमें भी इफेक्ट तो आया है, लेकिन बस यही है कि चर्चा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे घटा नहीं। हालांकि अगर देखें तो इसके पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, इसके पास 4 शेल हैं, तो 4 शेल वाले और 3 शेल वाले की रेडियस में बस 4 पिकोमीटर का अंतर। लेकिन यहाँ पे हो हल्ला इसलिए नहीं बचा क्योंकि कम नहीं हुआ, 117 हो जाता तो हो हल्ला मच जाता, है ना। उसके बाद चले 140 और उसके बाद आपका 146, ठीक है। देखिए इनमें भी रेडियस में केवल 5-6 का अंतर है, तो उसकी वजह से आपको दिखाई पड़ेगा डेल्टा एच I1, है ना, डेल्टा एच I1 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखिए, हाँ आयनस एनर्जी बारे पे चर्चा कर लेते हैं। नीचे जाने पर आयनस एनर्जी क्या मिलेंगी आपको, कम, क्योंकि रेडियस आपकी बड़ी होती जा रही है। लेकिन अगर रेडियस बढ़े ना, लगभग उतनी ही रहे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाए ठीक ठाक, तो आयनस एनर्जी बढ़ जाएगी। वो ट्रेंड हमें टिन और लेड में दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1086, 786, 761, 708 और 715। तो ये ट्रेंड यहाँ पर ध्यान रखना, ये ट्रेंड यहाँ पर पलटा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल पर, है ना, 2.5, 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9। मेल्टिंग पॉइंट, केल्विन में 4373। ये कार्बन का डायमंड जो है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है ना। मतलब अगर कहीं पे जो है डायमंड की अंगूठी रखी हुई है और आग लग जाए तो उसमें जो सोना है वो पिघल जाएगा और डायमंड फिर भी ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना है, ठीक है। 1693, 1218, 1218, 505 और 600, ठीक है। ये हमें ट्रेंड मिलता है। तो इसमें यहाँ पे हमें आयनस एनर्जी का जो ट्रेंड है बस उसको ध्यान में रखना है। बाकी एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ रही है, कोई गड़बड़ नहीं, इन जनरल हमें पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ऐसा खास नहीं है पूछने लायक, फिर भी देख लेना एक बार, ये यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। एनोमोलस बिहेवियर पढ़ लेते हैं कार्बन का। सर वो इस टेबल से कितना एक्सपेक्ट करता है कि बस हमें ट्रेंड पता हो, या फिर यूज भी पूछ सकते हैं। देखो वो तो बदतमीज है, उसकी मैं नहीं कह सकता, वो तो कुछ भी पूछ लेता है। बिटवीन द लाइन उसने कुछ कहीं पे लिख रखा है, वो भी उसने पूछ लिया है। लेकिन वही है कि जितना हम यहाँ पे समझ लॉजिकली वाली चीज़ है उनको कवर कर रहे हैं। पढ़ के देख लो एनसीईआरटी, मैंने तो पढ़ के देखी थी। ऐसे ना बुद्धि ना खराब हो जाए तुम्हारी, ये एनसीईआरटी के पन्ने लगे हुए हैं, तुम इसे पढ़ के और आधे घंटे में ऐसा खराब ना हो जाए दिमाग, तो मुझे बताए। पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ लो, एक बार तुम इसे पढ़ के देखो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे जैसे कोई उपन्यास लिखा हुआ हो। क्या पढ़ोगे इसमें, क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे? ऐसा पढ़ा हुआ, हाँ तो इसमें से निचोड़ा मैंने। कहाँ छापा है? ये मेरा नहीं है, मेरे नोट्स ये हैं, ये है मेरे नोट्स। वो तो मैंने लगाया हुआ है उसका, कि कहीं पे कुछ डाटा देखना हो, कुछ मिस रह गया हो तो के लिए। चलिए हेडिंग डालिए अब, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। तो पहले हम इन जनरल बात करेंगे कि एनोमोलस बिहेवियर पहला मेंबर दिखाता क्यों है, फिर कार्बन के एनोमोलस बिहेवियर पे चलेंगे। लिखिए एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। जो ये फैमिली है, बोरोन, कार्बन, ये सारी जो भी फैमिली, इसमें जो पहला मेंबर है वो अपने बाकी मेंबर से
डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है कई चीज़ों में, तो वो क्यों दिखाता है ना? तो लिखिए इट इज़ ड्यू टू पहले एलिमेंट में क्या क्या खास है, कुछ बताओगे? साइज छोटा है, साइज काफ़ी छोटा है, उसकी आयनस एनर्जी काफ़ी बड़ी है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके पास डी सबशेल नहीं है। डी सबशेल से इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डी में ले जाके वो कई सारे अनपेयर्ड बना लेता है। अगर किसी एलिमेंट के पास एस और पी है, एस पी तो सबके पास ही, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर उसके पास डी भी है तो इसके इलेक्ट्रॉन को डी में ले जाके फिर वो 5, 6, 7 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कैपेबिलिटी ऊपर वालों के पास नहीं मिलेगी, है ना? तो लिखिए इट इज ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 3 हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नंबर 4 अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन के हम वो देखते हैं कि जहां जहां पे उसने अलग दिखाया है बाकी से। पहला, कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। कोवेलेंसी मतलब एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, 4 है क्योंकि उसके पास एस और पी ऑर्बिटल है। तो लिखिए ड्यू टू ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ब्रैकेट में लिखिए एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज, इज 4, केवल 4 है ना। सेकंड लिखिए जो भी ये पहले एलिमेंट हैं सबके केस में ही वे मल्टीपल पाई बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब पाई बॉन्ड बना सकते हैं अपने ही एटम के साथ या अपने ही जैसे छोटे एटम के साथ, है ना। पाई बॉन्ड बना मतलब एक सिग्मा बॉन्ड तो कोई भी बना ही लेगा। एटम के साथ पाई बॉन्ड जो बनाता है उसमें क्या खास होता है? उसमें यह होता है कि पाई बॉन्ड वो तभी बन पाएगा जब पाई बॉन्ड में भी ठीक ठाक ओवरलैपिंग हुई हो। अगर ऑर्बिटल्स आपके बड़े होते हैं तो पाई बॉन्ड में ठीक ठाक ओवरलैपिंग नहीं होती, तो बड़े एटम कभी भी पाई बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखते, वो सिग्मा ही बनाते हुए दिखेंगे, है ना। जैसे PbCl4 है तो ऐसी Pb का कोई मॉलिक्यूल किसी और एटम के साथ भी पाई बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखेगा। जो भी ये छोटे एटम होते हैं यही एक तरीके से पाई बॉन्ड टाइप से बनाते हुए दिखते हैं, क्योंकि छोटे एटम के ऑर्बिटल्स ही हैं जो लेस डिफ्यूज हैं और पाई बॉन्ड में भी उतनी एनर्जी मिल जाती है। तो लिखिए कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई। क्या मतलब है पी पाई का? हाँ, ऐसा पाई बॉन्ड जो दोनों एटम के पी ऑर्बिटल्स ने बनाया हो। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself and with other atoms of small size and high electronegativity,
स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फुल स्टॉप। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग आर, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, तो खुद के साथ या इसी के जैसे छोटे और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ ये पाई बॉन्ड बना लेता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ऐसा करते हुए आपको नहीं दिखेंगे पाई बॉन्ड ऐसे बनाते हुए। सर पी पाई डी पाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एग्जिस्ट करेगा, पी पाई डी पाई किसी का डी और किसी का पी पाई बॉन्ड बना होता है, हाँ होएगा वो। लेकिन डी का नहीं होगा कि दोनों के डी हो। हाँ वो नहीं होएगा। पी पाई यही बना पाएगा, पी पाई ये बना पाएगा, बाकियों के पी पाई नहीं बनेंगे। दोनों के डी भी तो होते हैं। डी वाले भी डी पाई तो नहीं बनती, डी पाई बनती है। नहीं, हाँ पी पाई नहीं बना पाएगा शायद, बाकी तो शायद बन जाएंगे। नेक्स्ट पे चले। थर्ड है कार्बन खुद कार्बन के साथ बहुत लंबी चैन बना लेता है, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन, इसी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो लिखिए कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी to link with one another through covalent bonds to form chains and rings. Full stop. This property is called catenation. This property is called catenation. This property is called catenation. Full stop. This is because कार्बन बॉन्ड कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन bonds are very strong. Carbon bonds are very strong. Full stop. Down the group, the size increases. And thereby tendency to show catenation decreases. The order of catenation. कैटेनेशन का ऑर्डर में ये मिलता है, कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये सिलिकॉन, फिर उसके बाद जर्मेनियम, तो आपका ये है ना। सिलिकॉन में भी कुछ जो सिलिकॉन्स होते हैं, वहाँ पे सिलिकॉन में कुछ जगह पे कैटेनेशन दिखती है, तो मेनली कार्बन की ही प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही हो पाएगा।